हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पी के। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सीपीसीटी का पेपर पढ़ाया था जो कि 16 अक्टूबर 2021 का पेपर था, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक आपको पढ़ा दिया है। इस लेक्चर में मैं अब आपको आगे के क्वेश्चन पार्ट पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो से फायदा लेना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर बारी बारी से प्रत्येक वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर आप एक भी वीडियो को एस्केप करते हैं तो आप सीपीसीटी की स्ट्रेटजी को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखना है और कमेंट करते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास दिया हुआ है, फॉर फास्टर प्रिंटिंग ऑफ ग्राफ चार्ट इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में ग्राफ चार्ट के शीघ्र मुद्रण के लिए क्या करने की आवश्यकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, चार्ट की मुद्रण गुणवत्ता क्वालिटी को ड्राफ्ट गुणवत्ता में परिवर्तित करे। दूसरा ऑप्शन दिया है, चार्ट की मुद्रण गुणवत्ता को रंग की गुणवत्ता में परिवर्तित करे। चार्ट ग्राफ के आकार को बदले और चार्ट ग्राफ को संपादित करे। तो दोस्तों, अगर आपको तीव्रता से अगर मुद्रित करना है तो उसके लिए आपको प्रिंट क्वालिटी में जाके ड्राफ्ट क्वालिटी को सिलेक्ट करना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा हुआ है आपको कि किसी एमएस एक्सेल ऑब्जेक्ट से किसी एमएस ऑब्जेक्ट से जानकारी एमएस वर्ड में सन्निहित की गई है तो जानकारी क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि एमएस एक्सेल जो होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, और एमएस वर्ड जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि किसी एमएस एक्सेल ऑब्जेक्ट से जानकारी एमएस वर्ड में सन्निहित की गई है तो जानकारी क्या हो सकती है। मतलब कि एमएस वर्ड की जानकारी को एक्सेल में अटैच किया गया है, तो यदि किसी स्रोत फाइल को संशोधित किया जाता है तो वो वैसा ही रहता है। यानी कि अगर आप एमएस वर्ड में जाके उस डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करेंगे तो एक्सेल में ऑटोमेटिक एडिट हो जाएगा। यही क्वेश्चन को पूछा है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि यदि कोई, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से पढ़िएगा, यदि कोई किसी अन्य के खाते का प्रयोग कर किसी अन्य विधि से प्रोग्राम या सर्वर या डेटा पर पहुंच प्राप्त करता है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी कि आपका फेसबुक अकाउंट है और कोई व्यक्ति अन्य खाते का प्रयोग कर, यानी कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड का पता कर या मोबाइल नंबर और पासवर्ड का पता कर आपके सर्वर व सेवा पर पहुंच प्राप्त करता है, यानी कि आपके फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर लेता है, तो इसे हम क्या कहेंगे। इसे हम कहेंगे अनएथोराइज्ड एक्सेस या अनाधिकृत पहुंच। और इसी से बचने के लिए हमारे नेटवर्क में फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि फायरवॉल को प्रॉक्सी सर्वर की तरह भी कार्य करता है, ये गार्ड की तरह भी कार्य करता है, और फायरवॉल जो होता है ये ओएसआई मॉडल की 7वीं लेयर पे वर्क करता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है दोस्तों आपको, फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, यानी कि फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। फाइलों को इनकोड करने के लिए, फाइल का नाम खो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए, फाइल के प्रकार को पहचान करने के लिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए एक मैं आपको जानकारी बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक फाइल का नाम है prince.docx। तो ये प्रिंस जो होता है ये फाइल का प्राइमरी नेम होता है, और .doc जो होता है ये किसी भी फाइल का सेकेंडरी नेम होता है। तो इसे ही एक्सटेंशन नेम के नाम से जानते हैं। तो किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि वो फाइल किस प्रकार की है। तो यहाँ पे इस फाइल का एक्सटेंशन नेम ये बता रहा है कि ये फाइल डॉक्यूमेंट टाइप की है। और कौन सी फाइल है, एक्सेल 2007 की या 10 की या 13 की या 16 की, जो भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, व्हाट इज द प्रिंटर गार्बेज प्रॉब्लम इन द इंकजेट प्रिंटर, यानी कि इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटर कचरा गार्बेज समस्या कौन सी है। तो इसमें कार्टेज बदले नहीं जा सकते, प्रिंटर ड्राइव का गलत तरीके से इंस्टॉलेशन, प्रिंटर में कागज का जाम होना या डेटा का चयन संभव न होना। यानी कि इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटर गार्बेज समस्या कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रिंटर में कागज का जाम होना। लेकिन यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। अब सीपीसीटी वाले ने गलत दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाओ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्रिंटर काम कर रहा होता है तो गार्बेज या जैम कब आता है, जब कागज फंसता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो प्रिंटर में कागज का जमा होना ही गार्बेज समस्या होती है। आगे बढ़ते हैं,
इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 32 की, कि 3D प्रिंटर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया? तो चार्ल्स हल द्वारा 3D प्रिंटर। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये 3D क्या होता है। देखो दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ जो होती है वो 3D होती है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल में होती है। इस तरह से क्या होता है कि जब हम किसी इमेज को बनाते हैं तो वो 2 डायमेंशनल इमेज होती है। कागज पर बनाई हुई इमेज 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन अगर हम उसे 3 डायमेंशनल में बनाएं तो वो एकदम जीवांत प्रतीत होती है, जीवांत। अगर आप लोगों ने 3D मूवी देखा होगा, 3D क्रिएचर मूवी देखा होगा, तो उसमें जो ब्रह्म राक्षस होता है जब वो हमला करता है विपाशा बासु पर, तो विपाशा बासु को जब आप मूवी उसको 3D मूवी में देखोगे, 3D एनिमेशन में देखोगे, तो ब्रह्म राक्षस आपको सही का लगेगा, और जो बच्चा डरने वाला है या जो दर्शक डरने वाला है वो डर जाएगा। तो दोस्तों डरना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो 3D प्रिंटर का आविष्कार चार्ल्स हल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है मेक में, यानी मेक ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शन कुंजियों का उपयोग किए बिना शायद डिफॉल्ट रूप से काम नहीं कर सकती। तो कौन सी कुंजी है? तो वो है फंक्शन कुंजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा हुआ है आपको, यदि हम टैब ब्लाइंड पेज आकार की चौड़ाई और ऊंचाई का परस्पर विनिमय एक्सचेंज करे तो वो खालिस्तान में परिवर्तित होता है। तो वो लेजर में परिवर्तित होता है। काय में परिवर्तित होता है? लेडजर, उसको बोलते हैं लेडजर। ठीक है दोस्तों, लेडजर। यानी कि अगर हम किसी पेज की चौड़ाई और ऊंचाई का इंटरचेंज करें, यानी कि जितनी चौड़ाई है ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई चौड़ाई में बदल जाएगी और चौड़ाई ऊंचाई में बदल जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को लेडजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडजर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है विभिन्न प्रकार की स्पेसिंग क्या है? तो दोस्तों विभिन्न प्रकार की स्पेसिंग होती है लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और सेंटेंस स्पेसिंग। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास दिया है कि सर्विसिंग के दौरान लेजर प्रिंटर के किस हिस्से को गर्म होने के कारण छूने के लिए मना किया जाता है? ठीक है, सर्विसिंग के दौरान लेजर प्रिंटर के किस हिस्से को गर्म होने के कारण छूने को मना किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो लेजर के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जब किसी पन्ने के ऊपर से लेजर प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो उसको स्कैन करता है, और नीचे में एक रिबन होती है जो गर्म होती है, और नीचे में टोनर स्याही होती है। तो पेज का वही भाग पर टोनर स्याही चिपकती है जो उस पर ज़्यादा तीव्रता से, जिस पर लेजर पड़ता है, ज़्यादा सेंसिटिविटी वाले भाग पर। तो वह भाग जिसे छूने के लिए मना किया जाता है उसे फ्यूज़र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूज़र। क्योंकि लेजर प्रिंटर में जो पार्ट होता है उसका नाम फ्यूज़र होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, किस प्रकार की नेटवर्क टेक्नोलॉजी किस प्रकार का नेटवर्क उच्चतम रेसिडेंसी देता है? किस प्रकार का नेटवर्क उच्चतम रिडंडेंसी देता है? तो ये होता है फुल मैश। तो जो मैश टोपोलॉजी होती है उसमें जो है हाईएस्ट रिडंडेंसी होती है, मतलब कि सारी डिवाइसेस जो होती है वो क्या होती है? पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्टेड होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उच्चतम रिडंडेंसी देती है, यानी कि उसमें डेटा के लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0% होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा ऑडियो स्पीकर पावर एम्पलीफायर द्वारा संचालित किया जाना मुश्किल होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑडियो स्पीकर ऐसी डिवाइसेस होती है जो क्या करती है, आपके ऑडियो को एम्पलीफाई करती है। यानी कि जैसे आप घर के टीवी में होते हैं, टीवी का वॉल्यूम कम होता है तो उसके साथ एक बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो 12 ओम का, 4 ओम का, 8 ओम का या 2 ओम का, तो ऑडियो स्पीकर पावर एम्पलीफायर द्वारा संचालित किया जाना मुश्किल होगा। तो जो 2 ओम का ऑडियो स्पीकर होगा उसे जो है संचालित किया जाना मुश्किल होगा। पूछो क्यों? क्योंकि 2 ओम जो है, अगर किसी स्पीकर का प्रतिरोध 2 ओम है तो वो उसे एम्पलीफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में जो करंट होता है वो AC करंट होता है, और 2 ओम जो है उसके लिए सफिशियंट नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम पावर का जो है स्पीकर आपको यूज़ करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको पूछा है डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में डेटा सारांशकरण के लिए उपयोग की जाने वाली पिवट तालिका का एक डेवलपर है। तो आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। जब हम किसी डेटा को, जैसे मान लो कि एक कक्षा है, उसमें 25% बच्चे पास हुए और 75% बच्चे फेल हो गए, तो उसको मैंने विजुअलाइज कर दिया, यानी कि एक पाई चार्ट के माध्यम से बता दिया। तो डेटा विजुअलाइजेशन यही होता है कि डेटा को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना। मैं डेटा के सारांशकरण यानी समराइजेशन के लिए उपयोग की जाने वाली पिवट तालिका का एक डेवलपर है, यानी कि ब्लैंक इज ए डेवलपर ऑफ पाइवट टेबल यूज्ड फॉर डेटा समराइजेशन इन डेटा सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम्स। तो इसको बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट। तो ये काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो किस कंपनी ने डेवलप किया है? लोटस ने डेवलप किया है कि मैकिन्टोश ने किया है कि माइक्रोमैक्स ने किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो डेटा में पाइवट टेबल का जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, जिसका नाम है MS एक्सेल। क्या नाम है? MS एक्सेल। MS एक्सेल में आप लोग जो है डेटा का पाइवट टेबल बना सकते हैं। तो इसको किसने डेवलप किया है? MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन को घुमाया है, कितना ज़्यादा क्लिष्ट किया है। तो आप फर्जी तैयारी ना करें, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पूरे पेपरों की तैयारी ही कर लिया तो आपका CPCT क्लियर हो जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हानि रहित संपीड़न एक खालिस्तान संपीड़न तकनीक है, यानी कि लॉसलेस कंप्रेशन कॉम्प्रेशन इज ए ब्लैंक कॉम्प्रेशन टेक्निक। तो उसे बोलते हैं इवन टेक्निक, ऑड टेक्निक, रिवर्सिबल टेक्निक या इरिवर्सिबल। तो हानि रहित संपीड़न वह संपीड़न होता है जो रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल। अगर आपने किसी फाइल को कंप्रेस किया तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, फिर अगर आप उसे दोबारा से एक्सपांड करना चाहते हैं और वो एक्सपांड नहीं हो पा रही है, इसका मतलब कि वो हानि वाली क्या थी? कंप्रेशन थी। लेकिन अगर वो रिवर्सिबल कंप्रेशन है तो वो हानि रहित नहीं होगा, फिर से आप उसे एक्सपांड क्वालिटी में रिट्राइवल कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल कंप्रेशन एक लॉसलेस कंप्रेशन होता है। इस बात को गार्ड बांध ले। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 है कि छवि हिस्टोग्राम ब्लैंक दिखाता है। क्या दिखाता है? छवि हिस्टोग्राम ब्लैंक दिखाता है। तो ये पिक्सल तीव्रता मान की आवृत्ति बताता है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, आंतरिक नेटवर्क और नेटवर्क के बीच सुरक्षित पहुंच कौन प्रदान करता है? तो प्रॉक्सी सर्वर। दोस्तों मैंने आपको बताया कि फायरवॉल एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह कार्य करता है ये आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट के बीच सुरक्षा पहुंच प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि यदि आप 3 पृष्ठ के दस्तावेज की 2 प्रतिलिपियां मुद्रित करते हैं तो उन्हें कॉलेट करने का विकल्प चुनते हैं तो क्या होगा? निम्नांकित क्रम में पृष्ठ मुद्रित होंगे। पहला पन्ना होगा, फिर दूसरा पन्ना होगा, फिर तीसरा पन्ना होगा, फिर बैक साइड का पहला पन्ना, फिर दूसरा पन्ना, फिर तीसरा पन्ना। इस तरह से प्रिंटिंग होगी। जो लोग प्रिंटर पर वर्क करते हैं उनको ये मैकेनिज्म समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से 64 बिट प्रोसेसर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यानी कि 64 बिट सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पूछा है। तो ये विंडो 7 होता है दोस्तों। अगर आप विंडो 7 चला रहे हैं तो आप जो है माई कंप्यूटर में जाके आल प्रोग्राम में जाके उसमें आप अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। उसमें आपको बता देगा 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट कुंजी दोहरे स्थान वाली पंक्तियां प्रदान करती है? तो दोहरे स्थान वाली पंक्तियां जो है वो Ctrl+2 शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर। यदि PC चालू करने के बाद मॉनिटर काम नहीं कर रहा है तो समस्या कहाँ होती है? मॉनिटर इज टर्न ऑफ, monitor is plug in, monitor is connected to the PC, monitor is not turn on or the monitor is not plugged in or monitor is not connected to the PC। तो दोस्तों ये तीनों प्रॉब्लम जो है वो इंक्लूड होती है। अगर आपका मॉनिटर की केबल नहीं लगी है तो मॉनिटर काम नहीं करेगा। अगर आपकी मॉनिटर की केबल CPU से नहीं लगी है तो मॉनिटर काम नहीं करेगा। और यदि आपकी मॉनिटर की केबल लगी है लेकिन आपने मॉनिटर को टर्न ऑन नहीं किया है तो मॉनिटर काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में शॉर्टकट की पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। MS ऑफिस में चयनित पोस्ट की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि कॉपी करने की। तो कॉपी करने के लिए वेरी इजी है, Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि यूनिक्स में किसी प्रोसेस को किल करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किल का मतलब ही होता है मारना। आप लोगों ने द किलर मूवी देखी होगी, हत्यारा, उसमें हत्यारा होता है, कौन होता है आपको पता होगा। किलर मूवी में इरफान खान हत्यारा होता है और उसका टैक्सी ड्राइवर कौन होता है, इमरान हाशमी। तो किल का मतलब होता है मारना और किलर का मतलब होता है हत्यारा, ठीक है। तो यूनिक्स में किसी प्रोसेस को किल करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया, प्रोसेस को किल करना है, क्या करना है, कोई प्रोसेस चल रही है कंप्यूटर में, बैकग्राउंड में या सामने में, उसको आपको रोकना है, तुरंत में टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो टिल कमांड यूज होती है। डाई का मतलब होता है पेंट करना, जैसे आप बालों को डाई करते हैं। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। तो किल कमांड का यूज किया जाता है किसी भी प्रोसेस को रोकने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। फ्लैश मेमोरी में फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर में होते हैं, कितने गेट होते हैं, तो 2 गेट होते हैं। याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से लेक्चर बनाऊंगा जब बताऊंगा। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। बार कोड रीडर में उपयोग किया जाने वाला ऑप्टिकल सेंसर एक है, रेजिस्टेंट, टेम्परेचर डिटेक्टर, फोटोडायोड, चार्ज कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस या रोटेटिंग लाइन कैमरा। तो उसमें दोस्तों एक फोटोडायोड रहता है। तो जो आपका बारकोड रीडर होता है वो, उसको हिंदी में BCR, उसका शॉर्ट फॉर्म BCR होता है, जिसे बारकोड रीडर कहते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बने बार को रीड करके उससे संबंधित बेसिक जानकारियों को आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो उसमें एक फोटोडायोड लगा होता है जो क्या करता है, बारकोड को स्कैन करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 में है चैनलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण देखा जा सकता है, तो समाचार। चैनलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण देखा जा सकता है, तो क्या है वो, समाचार या न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 की निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। वर्तमान घटनाएं प्रसारित करने के लिए स्ट्रीमिंग उपयोग की जाती है। दोस्तों स्ट्रीमिंग का जमाना जा चुका है। 2G नेटवर्क में स्ट्रीमिंग होती थी, वीडियो को आप प्ले करते थे, वो पहले बफरिंग होती थी फिर प्ले होता था। ये कथन जो है वर्तमान में लागू नहीं होता है। दूसरा है, फाइलों की स्ट्रीमिंग में किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में वितरित किया जाता है ताकि प्लेबैक अधिक जल्दी शुरू हो सके। तो दोस्तों स्ट्रीमिंग में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में वितरित किया जाए, प्लेबैक नहीं होता, उसमें सिर्फ प्ले होता है। तो ये भी कथन सत्य नहीं है। इसके बाद में लाइब्रेरी रखरखाव के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ी स्टोरेज सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो लाइब्रेरी रखरखाव के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ी सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके बाद में स्ट्रीमिंग का उपयोग करके आपके कंप्यूटर का या सेलफोन पर टीवी और फिल्मों को दिखाने के लिए नहीं किया। तो दोस्तों ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रीमिंग का उपयोग करके आपके कंप्यूटर या सेलफोन पर टीवी और फिल्में दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता है ना। 2G के समय में किया जाता था, अभी भी किया जाता है। 4G का ज़माना आ गया, 5G का ज़माना आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में मैं आपको अगला CPCT का पेपर लेकर आने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहे और मेरे वीडियो पर कमेंट करें। तो यह वीडियो मैंने आपके लिए 16 अक्टूबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का बनाया था। इसके बाद में मैं आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर लेकर आने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। ओम गणेशाय नमः। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।